और खिड़की जो थी वहाँ पर सलाखें लगी हुई थी। तो जास ने मन बनाया कि इस सलाखों को तोड़कर ही हम उस तरफ जा सकते हैं। तो इस तरह से जाज और लुडविग का रोज का नियम हो गया था कि वह 2 घंटे के लिए किसी अन्य कक्ष में जाते हैं, चित्रकारी का काम वहाँ करते रहते हैं। तो इस तरह से कुछ समय बीतने के बाद जाज ने और लुडविग ने आखिरकार सलाखें थी उनको तोड़ने का प्रयास किया, क्योंकि बाहर सेना थी, बाहर सेना का एक अधिकारी था, तो फिर वह इन सलाखों को तोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि यदि वह तोड़ देंगे तो फिर आवाज़ आएगी, और या फिर मोड़ देंगे तो फिर यह भी एक सामने से दृष्टि पड़ने वाली बात है कि इन खिड़की की सलाखों को किसने मोड़ा, क्या तुम में से कोई भागने का प्रयास कर रहा था। इसलिए उन्होंने ऐसी योजना बनाई कि जिस दिन हम भागेंगे उसी दिन इन सलाखों को तोड़ देंगे और इसकी आवाज़ भी नहीं आने देंगे, और खिड़की से बाहर की तरफ निकलकर इस जेल से बाहर निकल जाएंगे। तो फिर एक दिन उन्होंने ऐसा ही करा। आधे घंटे तक वह अधिकारी आया और जिसकी उन्होंने थोड़ी बहुत चित्रकारी करी। उसके बाद वह अधिकारी चला गया। अब वह दोनों उस कक्ष में अकेले थे। उन्होंने उस खिड़की की जो सलाखें थी उसको उन्होंने तोड़ डाला। क्योंकि जाज ने इससे पहले भी मोटी मोटी सलाखें तोड़ी थी, इसलिए उन 4 सलाखों को तोड़ना बड़ा ही आसान था, क्योंकि वह जो 4 सलाखें थी वह काफ़ी पतली थी, इसलिए जाज को उनको तोड़ने में कोई भी कठिनाई नहीं आई। दोनों उस खिड़की से बाहर निकलकर आगे की तरफ भाग गए, क्योंकि वहाँ से भागना आसान था। किसी भी अधिकारी की नज़र उन दोनों पर नहीं पड़ी। और अंत में दोनों बाहर निकलने के बाद जो लुडविग नाम का व्यक्ति था वह तो रेल की पटरियों के सहारे आगे की तरफ चला गया, और जाज जो थे वह आगे की तरफ चले गए, जहाँ पर उन्होंने एक पोस्टर देखा। और जो पोस्टर था वह चाई जेनोस का था। चाई जेनोस, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जाज जिस सर्कस में काम कर रहे थे वहाँ पर वह कुछ शक्तिशाली पुरुषों के साथ रहते थे, जिसमें चाई जेनोस, सेड्यूक और सेर्गी निकोलासवी नाम के शक्तिशाली पुरुष थे। तो फिर ये जो होस्टोब में जो रहने वाले जो पुरुष थे, उन्हीं पुरुषों में से एक व्यक्ति जो था चाई जेनोस, वह अब होस्टोब सर्कस का मालिक बन गया था। तो फिर जाज ने जो पोस्टर देखा था वह होस्टोब सर्कस का ही था, जिसका मालिक अब चाई जेनोस बन चुका था। पोस्टर में चाई जेनोस के आने वाले कार्यक्रम के बारे में बताया गया था, और उस शो का नाम द टेरिफाइंग हंगेरियन था। तो फिर जाज थे वह उस सर्कस में पहुंचे, और सर्कस में प्रवेश करने से पहले वहां पर एक सिपाही खड़ा था, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था, और वह उस जाज को अंदर जाने ही नहीं दे रहा था, क्योंकि जाज उस समय दुबले पतले थे, उनके कपड़े भी गंदे थे, और उनका जो हुलिया था, उनके जो वस्त्र थे एक भिखारी की तरह लग रहे थे। काफ़ी देर तक विवाद करने के बाद भी उस सिपाही ने जाज को अंदर जाने ही नहीं दिया। फिर अंत में चाई जेनोस खुद बाहर निकल कर आए और जाज को देखकर काफ़ी प्रसन्न हो गए। उन्होंने जाज को गले लगा लिया और फिर वह जाज को लेकर अंदर की तरफ चले गए। जाज ने फिर सारी कहानी बताई कि उनके साथ क्या क्या हुआ और वह किस तरह से भागकर यहाँ पर आ पाए हैं। चाई जेनोस ने जाज से पूछा, तुमने अभी खाना तो नहीं खाया? जाज ने बोला कि नहीं, मैंने अभी खाना नहीं खाया है। चाई जेनोस ने अपने एक व्यक्ति को बुलाया और कहा कि जाओ बाहर का जो शराब खाना है वहाँ से जाज के लिए खाना लेकर आओ। वह व्यक्ति खाना लेने के लिए चला गया। जाज थे वह थोड़े भयभीत थे और वह थोड़े संकुचित भी थे, क्योंकि जाज अपनी पूरी कहानी चाई जेनोस को बता ही नहीं पा रहे थे। जाज ने तो बस यह बताया था कि वह एक बार भागकर निकलकर आ चुके हैं, लेकिन पहली असफलता के बारे में उन्होंने नहीं बताया था, क्योंकि जाज सोचते थे कि यदि मैंने चाई जेनोस को बताया कि मैं पहली दफ़ा भागने की कोशिश कर रहा था तो फिर मैं पकड़ा गया था, और जब दूसरी दफ़ा भागकर आया हूँ तो फिर मैं यहाँ पर आकर तुम्हारे पास खड़ा हूँ। इसलिए उन्होंने पहली घटना के बारे में चाई जेनोस को बताया नहीं था, कहीं चाई जेनोस उनको यहाँ पर रहने के लिए मना न कर दे, क्योंकि उस समय जाज जो थे वह एक कैदी के समान है और वह एक मुजरिम है। इसलिए हर सेना का अधिकारी उसको ढूंढने की कोशिश कर सकता था। इसलिए यदि जाज सोच रहे थे कि यदि मैं पूरी कहानी चाई जेनोस को बता दूं तो कहीं वह भयभीत ना हो जाए और शायद वह मुझे इस सर्कस में रखे भी नहीं। चाई जेनोस ने अपना हाथ जाज के घुटने पर रखा और उन्होंने पूछा कि तुम घबराओ मत,
तुम मुझे पूरी बात बता सकते हो, मैं फिर भी तुम्हारा साथ दूंगा, हम दोनों सर्कस में मिलकर काम करेंगे। तो फिर जास ने बताया कि किस तरह से मैं पहली दफ़ा भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं वहाँ पर पकड़ा गया और फिर दूसरी दफ़ा भागने के बाद मैं यहाँ पर आ पाया हूँ। तो फिर जास ने यहाँ पर अपनी पूरी कहानी चाई जेनोस को बता दी थी। चाई जेनोस कहते हैं, कोई बात नहीं, यह सर्कस है, यहाँ पर शायद ही कोई तुम्हें ढूंढने के लिए आएगा, इसलिए तुम निश्चिंत होकर यहाँ पर रहो। 3 दिनों तक अलेक्जेंडर जास ने आराम किया। 3 दिन के बाद चाई जेनोस जास को कहते हैं कि आओ, मैं तुम्हें इस सर्कस की मंडली से मिलाता हूँ। तो सर्कस की जो मंडली थी वह जास से मिली और चाई जेनोस ने बताया कि यहाँ पर कौन कौन से शक्तिशाली पुरुष हैं। चाई जेनोस ने बोला कि तुम इस मंडली में से किस व्यक्ति से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हो, यानी कि किस व्यक्ति के साथ तुम मुकाबला करना चाहते हो। क्योंकि चाई जेनोस शक्तिशाली थे और अलेक्जेंडर जास को अपने भीतर से आवाज़ आ रही थी कि मैं कमज़ोर हो गया हूँ, दुबला पतला हो गया हूँ, क्योंकि चाई जेनोस के पंजे भालू के दांतों की तरह मजबूत थे, लेकिन अलेक्जेंडर जास उस समय खुद को शक्तिहीन महसूस कर रहे थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं अपनी शक्ति को वापस से अर्जित करूँगा। और फिर जास ने बोला कि यह जो मंडली है, इस मंडली में जो सबसे लंबा व्यक्ति है, मैं उस व्यक्ति से लड़ूंगा। उस व्यक्ति का नाम पश्कोवास्की था, जो रोमानियाई था। तो फिर जास उस व्यक्ति के साथ लड़ते हैं और 3 ही मिनट में उस पश्कोवास्की नाम के व्यक्ति को हरा देते हैं। जास को बाद में वजह पता चलती है, तो फिर पता चलता है कि जिस शक्तिशाली पुरुष से वह कुश्ती लड़ रहा था, वह व्यक्ति जो था, उसकी जो कॉलर बोन थी वह टूटी हुई थी और जो कंधे के जो ब्लेड की जो मसल्स होती है उस पर भी चोट लगी हुई थी। इसलिए जास को बाद में खेद महसूस हुआ कि मैंने उस व्यक्ति के साथ कुश्ती लड़ी, क्योंकि यह जास की ही मर्जी थी कि वह किसी भी व्यक्ति से कुश्ती लड़ सकता है। 130 किलो का था, लेकिन उसकी जो कॉलर बोन थी वह टूटी हुई थी और कंधे का जो ब्लेड था उसमें भी चोट लगी हुई थी, जिस वजह से जास ने उस व्यक्ति को कुश्ती में बड़ी ही आसानी से हरा दिया था। इस तरह से जास का कुछ समय वहाँ पर बीता और चाई जेनोस ने जास से कहा कि अब तुम शक्तिशाली बल प्रदर्शन की तैयारी करो, क्योंकि जो सर्कस है, सर्कस को अधिक से अधिक आकर्षक बनाने के लिए पहलवानी से ज़्यादा शक्तिशाली बल प्रदर्शन दिखाने की आवश्यकता होती है। जास पहले भी सर्कस में थे, चाई जेनोस के साथ काम किया था, सेर्गी निकोलासवी के साथ काम किया था, इसलिए जास को सर्कस के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त था। इसलिए वह शक्तिशाली बल प्रदर्शन करना चाहते थे। वह जानते थे कि लोगों को अधिक से अधिक आकर्षित करने के लिए मुझे ऐसे शक्तिशाली बल प्रदर्शन करने होंगे जिसको देखकर लोग आश्चर्य प्रकट करें और अधिक से अधिक व्यक्ति इस आश्चर्य को देखने के लिए हमारे इस सर्कस में आए। जास ने चाई जेनोस को बताया कि वह हॉर्स स्ट्रेचिंग वाला बल प्रदर्शन करना चाहते हैं। हॉर्स स्ट्रेचिंग का मतलब ये है कि जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हो कि जास जो हैं उन्होंने एक घोड़ा इस तरफ और एक घोड़ा उस तरफ अपने हाथों से बांध रखा है, क्योंकि इन जब घोड़ों पर प्रहार किया जाएगा तो फिर जो जास है वह इन दोनों घोड़ों को दूर भागने से रोकेंगे। इससे उनकी जो भुजाओं की ताकत है उसको लोग देखकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य प्रकट करेंगे। तो जास ने सोचा कि मैं घोड़े को रोकने वाला शक्तिशाली बल प्रदर्शन करूंगा, लेकिन वह एकदम से यह शक्तिशाली बल प्रदर्शन नहीं कर सकते थे। इससे पहले उनको बहुत ही अधिक प्रैक्टिस की आवश्यकता थी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी शक्तिशाली बल प्रदर्शन को स्टेज पर पूर्ण रूप से संपन्न और सफल बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अभ्यास की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई भी यदि शक्तिशाली बल प्रदर्शन स्टेज पर दिखाता है, इससे पहले वह बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है। वह बैक स्टेज पर जाकर इस चीज़ का बार बार अभ्यास करता है और कई दिनों तक अभ्यास करता है। जब उसका अभ्यास पूरी तरह से पूर्ण हो जाता है और जब वह यह मान लेता है कि अब इस शक्तिशाली बल प्रदर्शन को बिना किसी गलती के लोगों के सामने दिखाया जा सकता है, फिर उस बल प्रदर्शन को वह आगे करके दिखाता है। इसी तरह से प्रोफेसर राममूर्ति हो या फिर और कोई शक्तिशाली व्यक्ति हो, जो भी शक्तिशाली बल प्रदर्शन करता था वह सबसे पहले अभ्यास ही करता था। मान लो यदि हमें कील ठोकनी है तो फिर कील
को व्यक्तियों के सामने ठोकने से पहले हम एकांत में जाकर अभ्यास करते हैं और उसके बाद ही हम यह शक्तिशाली बल प्रदर्शन लोगों के सामने करके दिखाते हैं। जैसे कि मुझे याद है कि जब मैं बीसी घोष की सीरीज बना रहा था तो फिर जो रेवा रक्षिता नाम की शक्तिशाली महिला थी वह अपनी छाती पर हाथी को रोकने का बल प्रदर्शन करती हैं, लेकिन इससे पहले वह प्राणायाम का अभ्यास करती है और वह एक छोटे हाथी को अपनी छाती पर रुकवाती है, क्योंकि छोटे हाथी का वजन कम होगा इसलिए वह अभ्यास के फलस्वरूप छोटे हाथी के वजन को रखवाती हैं। फिर कुछ समय बाद उससे ज़्यादा वजन को रखवाने का अभ्यास कराती हैं। तो इसी तरह से कोई भी जो शक्तिशाली बल प्रदर्शन होता है पहले उसमें अभ्यास किया जाता है और फिर उसके बाद उस शक्तिशाली बल प्रदर्शन को लोगों के सामने दिखाया जाता है। जैसे कि छाती पर पत्थर फोड़ना हो तो इसके लिए वह अपनी क्षमता बनाते हैं, अपनी क्षमता विकसित करते हैं कि वे कितने समय तक उस भार को सह सकते हैं और फिर कितने समय तक उस हथौड़े के प्रहार के द्वारा उस पत्थर को तोड़ा जा सकता है। तो इस तरह के सारे अभ्यास पहले किए जाते हैं। फिर जब अभ्यास में पूरी तरह से पूर्णता हासिल हो जाती है, पूरी तरह से पारंगत हो जाते हैं, फिर उस शक्तिशाली बल प्रदर्शन को लोगों के सामने दिखाया जाता है। जाज इसी हॉर्स स्ट्रेचिंग के बल प्रदर्शन को दिखाने का विचार कर रहे थे और वह इसी का ही अभ्यास कर रहे थे। तो फिर जाज हॉर्स स्ट्रेचिंग वाले बल प्रदर्शन को दिखाने के लिए एक अभ्यास करते हैं जिसमें वह दोनों हाथों में रस्सी बांध लेते हैं और फिर दोनों तरफ से एक एक व्यक्ति को उस रस्सी को खींचने के लिए बोलते हैं। यानी कि एक व्यक्ति इस तरफ से रस्सी को खींच रहा है और दूसरा व्यक्ति उस तरफ से रस्सी को खींच रहा है। इस तरह से अभ्यास के द्वारा जाज बल लगाते हैं और दोनों व्यक्ति उस रस्सी को अपनी तरफ बल लगाकर खींच रहे होते हैं। क्योंकि इस अभ्यास से होगा यह कि जो व्यक्ति हैं वह उस रस्सी को खींचने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शक्तिशाली बल प्रदर्शन में जाज को घोड़े रोकने थे, क्योंकि घोड़ों पर जब प्रहार किया जाएगा तो फिर वह भागने का प्रयास करेंगे, तो फिर बल लगाकर उन घोड़ों को भागने नहीं देना है और वह रस्सी से जाज के हाथ में बंधी हुई होगी। तो इसीलिए वह यह शक्तिशाली बल प्रदर्शन करने से पहले अपने दोनों हाथों से एक एक व्यक्ति को बल लगाकर रस्सी को खींचने के लिए कहते हैं। दूसरे दिन एक व्यक्ति की जगह दो व्यक्ति को शामिल कर लिया जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति का अभ्यास हो गया है। अब दो व्यक्ति जितना बल लगाएंगे उस बल के अनुरूप जाज को उस रस्सी को पकड़े रखना है। तो फिर अगले दिन व्यक्तियों की संख्या और बढ़ा दी जाती है, फिर अगले दिन व्यक्तियों की संख्या और बढ़ा दी जाती है। इस तरह से जाज जो हैं शक्तिशाली बल प्रदर्शन के लिए अभ्यास कर रहे थे। क्योंकि अब हमको समझ में आ रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो शक्तिशाली बल प्रदर्शन करता है उससे पहले अभ्यास किया जाता है। इससे पहले शायद हमें ना पता हो, लेकिन जाज की ये जो बुक है इसमें बताया गया है कि जाज घोड़ों को रोकने वाला शक्तिशाली बल प्रदर्शन करने के लिए पहले वह रस्सी को हाथों से बांध लेते थे और फिर उस रस्सी को व्यक्तियों के द्वारा विपरीत दिशा में खिंचवाते थे। तो इसी तरह से कुछ समय के दौरान जाज क्या करते थे कि वह 15 व्यक्ति एक तरफ और 25 व्यक्ति एक तरफ होकर उस रस्सी को खींचा करते थे, अपनी अपनी विपरीत दिशा में उस रस्सी को खींचा करते थे और जाज को बल लगाकर उस रस्सी को पकड़े रखना होता है। तो फिर अब आप खुद सोचो कि 15 व्यक्ति एक तरफ और 25 व्यक्ति एक तरफ। यह बात मुझे नहीं पता कि एक तरफ 15 व्यक्ति और एक तरफ 25 व्यक्ति क्यों बोले गए हैं, शायद इसका कोई अलग ही विज्ञान होगा। तो फिर जो पुस्तक में लिखा है वही मैं बता रहा हूँ। 15 व्यक्ति एक तरफ थे और 25 व्यक्ति एक तरफ थे। वह 15 व्यक्ति रस्सी को खींच रहे थे और जो बाकी के जो 25 व्यक्ति थे वह अपनी तरफ रस्सी को खींच रहे थे और ये दोनों रस्सी जाज के दोनों हाथों में बंधी हुई थी। क्योंकि जाज को घोड़े रोकने हैं और घोड़ा एक ऐसा पशु है जो सबसे अधिक तेज दौड़ सकता है। भागने के मामले में घोड़ा सबसे आगे होता है, इसीलिए तो बल प्रदर्शन ऐसा दिखाया जाना चाहिए जिसको कोई भी लोग देखकर बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हो जाए। यदि कोई व्यक्ति भागने वाले घोड़ों की रफ्तार को थाम सकता है अपनी भुजाओं के बल से, तो फिर यह सच में एक बहुत ही आकर्षक बात थी। इसलिए जाज ने यह अभ्यास कर लिया था कि वह सबसे तेज भागने वाले घोड़े की चाल को भी अपनी भुजाओं की ताकत से रस्सी के द्वारा वहीं पर ही रोक सकते हैं। तो जाज इस तरह का अभ्यास करते थे अपने उस घोड़े की स्ट्रेचिंग वाले बल प्रदर्शन को करने के लिए। अब क्या होता है कि एक बात और थी कि
बल प्रदर्शन में बहुत ही छोटी-छोटी बारीकियाँ देखी जाती हैं। यदि उन बारीकियों पर ध्यान ना दिया जाए तो फिर कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो अब था ये कि ज़ास को पता था कि यदि मैं घोड़ों को अपनी हाथों से बंधवा कर उन पर प्रहार करवाऊँगा तो घोड़े जो है वह अचानक से भागेंगे। अचानक से ही भागेंगे, क्योंकि वह यह थोड़ी है कि आराम से धीरे-धीरे भागेंगे और ज़ास को पूरा समय मिलेगा उन घोड़ों को पकड़ने के लिए। क्योंकि जब घोड़ों पर प्रहार किया जाएगा तो वह अचानक से भागेंगे और ज़ास के हाथों पर एक ज़ोरदार झटका सा महसूस होगा। इसीलिए इस झटके के अभ्यास को करने के लिए, अभ्यास को सफल बनाने के लिए ज़ास जब अनेक व्यक्तियों से रस्सी को खिंचवाते थे तो फिर वह कहते थे कि इस रस्सी को तुम अचानक से खींचो, क्योंकि घोड़े के द्वारा बल प्रदर्शन में भी यही होगा कि घोड़े उस रस्सी को अचानक से खींचेंगे। इसलिए तुम भी अभ्यास के दौरान मैंने ये जो रस्सी बांध रखी है इसको अचानक से खींचो, ताकि मेरा जो अभ्यास है वह ठीक तरह से पूर्ण हो जाए और मैं घोड़े को रोकने वाला शक्तिशाली बल प्रदर्शन आसानी से कर सकूं। और यह अभ्यास ठीक भी है, क्योंकि जो मैंने प्रोफेसर दयाशंकर पाठक की जो पुस्तक पढ़ी थी वहाँ पर भी यह ऐसा बोलते हैं कि घोड़े को रोकने के लिए या फिर गाड़ी को अपने दोनों हाथों से रोकने के लिए हमको पहले अभ्यास करना चाहिए। और अभ्यास के लिए वह यह बताते हैं कि आपको जो है रस्सी को एक पेड़ की तरफ और दूसरी रस्सी को दूसरे पेड़ की तरफ बांध दो और उस दोनों रस्सी को पकड़कर बार बार खींचने का प्रयास करो, क्योंकि जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे गाड़ी को अपनी भुजाओं के बल से रोकना आसान हो जाएगा। इसलिए दयाशंकर पाठक भी कहते हैं कि यदि तुम कोई शक्तिशाली बल प्रदर्शन करते हो तो उससे पहले अभ्यास करा जाता है। और वह गाड़ी के लिए अभ्यास यही बताते थे कि दोनों रस्सी को दोनों पेड़ की तरफ विपरीत दिशा में बांध दो और फिर उन दोनों रस्सी को खींचने का प्रयास करो। इसके लिए वह यह भी बताते हैं कि आप रस्सी को खूंटे में बांध दो, किसी दूर खूंटे में बांध दो और फिर उसको अपनी भुजाओं की ताकत से बार बार उखाड़ने का प्रयास करो। इसके द्वारा भी आप गाड़ी रोकने वाले बल प्रदर्शन को आसानी से करने में सफल हो जाओगे। तो इस तरह से ज़ास जो थे वह घोड़े की चाल को अपनी ताकत के बल से रोकने वाला यह अभ्यास कर रहे थे। इसके बाद वह सोचते हैं कि मुझको अपने शक्तिशाली बल प्रदर्शन में, उन्होंने सोचा कि हॉर्स को रोकने वाला, हॉर्स स्ट्रेचिंग वाला तो मैं बल प्रदर्शन दिखाऊंगा ही, और दूसरा उन्होंने सोचा कि वह कीलों के तख्ते पर कुछ समय तक लेटे रहेंगे। यह एक तरह के शक्तिशाली बल प्रदर्शन था जिसमें उन्होंने यह सोचा था कि एक कीलों का तख्ता बना दिया जाएगा जिस पर वह 1 मिनट तक लेटे रहेंगे और उसके बाद यह जो दृश्य होगा यह सच में एक आकर्षक दृश्य होगा और लोग इसको देखकर बहुत ही ज़्यादा आकर्षित भी होंगे। तो ज़ास इस अभ्यास को करने लगे थे और इस अभ्यास को करने से पहले वह अपने त्वचा पर और अपनी पीठ पर कपास का तेल लगा लिया करते थे, जिस वजह से उनकी जो त्वचा है वह उन जो नुकीली कीलें हैं उनमें गड़ ना सके और ज़ास की जो त्वचा है उसका बचाव किया जा सके। तो ज़ास का इस बल प्रदर्शन में मुख्य लक्ष्य यह था कि वह धीरे धीरे इसके समय को बढ़ा सके, क्योंकि शुरुआत में हम 30 सेकंड तक उस कीलों के तख्ते पर लेट पाते हैं, फिर उस समय को और बढ़ाते हैं, फिर उस समय को और बढ़ाते हैं। इसलिए ज़ास 1 मिनट तक तो उस कीलों के तख्ते पर आसानी से लेट जाते थे, लेकिन 1 मिनट से भी वह अधिक समय बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि 1 मिनट तो बहुत ही शीघ्र बीत जाएगा और फिर मंच पर 1 मिनट तो पता भी नहीं चलता है और फिर यह जो शक्तिशाली बल प्रदर्शन है यह पूर्ण हो भी नहीं पाएगा और फिर जनता यही कहेगी कि यह तो शक्तिशाली है ही नहीं। इसलिए ज़ास जो थे वह कीलों पर लेटने वाले बल प्रदर्शन में समय को बढ़ाना चाहते थे। तो फिर उन्होंने अभ्यास करा, इसके लिए भी उन्होंने अभ्यास करा, क्योंकि यदि हम स्टेज पर देख रहे हैं कोई व्यक्ति कीलों के तख्ते पर लेटा हुआ है कुछ समय तक, तो फिर इससे पहले उसने काफ़ी अभ्यास किया है, अपनी सहन शक्ति को बढ़ाया है, अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाया है और यह दर्द सहते हुए भी वह जनता को, वह दर्शकों को इस तरह से प्रेरित करता है कि दर्शकों को ऐसा लगता ही नहीं है कि यह दर्द महसूस भी कर रहा है। तो इस तरह से ज़ास इस शक्तिशाली बल प्रदर्शन को करने के लिए अपने समय को बढ़ा रहे थे। कुछ समय बाद उन्होंने 2 व्यक्तियों को अपने ऊपर बैठाया, क्योंकि पहले उन्होंने एक व्यक्ति को अपने ऊपर बैठाया। ज़ास जो थे वे कीलों के तख्ते पर लेटे हुए थे और उन्होंने अपनी छाती पर एक व्यक्ति को खड़ा करवा लिया था, लेकिन एक व्यक्ति को खड़ा करना पर्याप्त नहीं था, इसलिए उन्होंने कुछ समय बाद दूसरे व्यक्ति को भी अपनी छाती पर
खड़ा करने का अभ्यास बना लिया था। फिर 1 महीने के अभ्यास के बाद ज़ास का अभ्यास इतना बढ़ गया कि वह कीलों के तख्ते पर लेटे रहते थे और आधा टन वजनी पत्थर को अपनी छाती पर रखवा लेते थे, और अपनी छाती पर रखवा लेने के बाद 3 शक्तिशाली पुरुष मिलकर हथौड़े के प्रहार द्वारा उस आधा टन वजनी पत्थर को तोड़ दिया करते थे। अब आप इस शक्तिशाली बल प्रदर्शन के बारे में जरा विचार करो कि ज़ास पहला तो वह कीलों के तख्ते पर लेटे हुए हैं, जिस वजह से शायद वह कीलों की जो नुकीली जो धारें हैं वह ज़ास को चुभ भी रही हैं, क्योंकि शुरुआती अभ्यास में ज़ास की जो स्किन थी उसमें से खून बहने लगा था। ऐसा पुस्तक में लिखा हुआ है, क्योंकि अभ्यास के दौरान ऐसा ही होता है। तो ज़ास ये जो शक्तिशाली बल प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें वह कीलों के तख्ते पर लेटे हुए हैं और उसके बाद उन्होंने अपनी छाती पर आधा टन वजनी भारी पत्थर को रखवा लिया है। आधा टन वजन का मतलब ये है कि 1000 किलो का 1 टन होता है। आधा टन मतलब कि 500 किलो वजनी पत्थर को उन्होंने अपनी छाती पर रखवा लिया है। तो फिर अब आप खुद सोचो कि ज़ास कितने शक्तिशाली थे कि वह 500 किलो वजन पत्थर को अपनी छाती पर उन्होंने रखवा रखा है। क्योंकि आज के यदि हम स्ट्रॉन्गमैन देखें तो फिर वह 500 किलो की डेड लिफ्ट लगाने के लिए कितना अधिक प्रयास करते हैं, और इसके लिए वह ना जाने कितने समय से ट्रेनिंग करते हैं, तब जाकर वह इस 500 किलो की डेड लिफ्ट को लगा पाते हैं, और वह भी कुछ समय की टाइमिंग के दौरान ही वह उस भारी वजन को ऊपर की तरफ उठाते हैं, और जैसे ही कुछ सेकंड बीत देते हैं वह उस वजन को छोड़ देते हैं। तो फिर सोचो कि आज के समय के जो शक्तिशाली पुरुष हैं जो 500 किलो वजन की डेडलिफ्ट लगा रहे हैं, और वहीं ज़ास थे जो सिर्फ 500 किलो वजनी पत्थर को अपनी छाती पर बड़ी ही आसानी से रखवा रहे हैं। तो सोचो ज़ास कितने शक्तिशाली रहे होंगे जो आधा टन वजन यानी कि 500 किलो वजन पत्थर को अपनी छाती पर रखवा रखा है। और ज़ास यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने फिर उस आधा टन वजनी पत्थर को यानी कि 500 किलो भारी पत्थर को 3 शक्तिशाली पुरुषों के द्वारा हथौड़े के प्रहार द्वारा बड़ी आसानी से तोड़वा भी देते थे। तो फिर यह बात थी उस समय के शक्तिशाली पुरुषों की, क्योंकि उस समय के शक्तिशाली पुरुष जो थे वह सच में शक्तिशाली थे। वह मांसपेशियों को अंदर से शक्तिशाली बनाने के द्वारा इतने शक्तिशाली बने थे। मैं आपको बात बता दूं कि जब व्यक्ति प्राकृतिक व्यायाम के द्वारा शक्तिशाली बल प्रदर्शन करने से पहले प्राकृतिक व्यायाम करता है, तो फिर प्राकृतिक व्यायाम के अनेक लाभ होते हैं। पहला तो ये कि वह किसी भी व्यसन में नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी इच्छा जो है वह सिर्फ और सिर्फ शक्तिशाली बनने की होती है। दूसरा ये कि जब वह व्यायाम करता है तो व्यायाम में उसका कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा होता है, उसका फोकस इतना ज़्यादा होता है, उसकी विल पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वह अपना जो मेंटल जो है ना, उसकी जो मेंटल स्टेट है वह उसको भी बरकरार रखता है, और जो मेंटल स्टेट है उसमें भी वह धीरे धीरे महारत हासिल कर लेता है। क्योंकि यदि हमको अभी कुछ चुभाया जाए तो फिर हम उस दर्द को सहन नहीं कर पाते हैं, लेकिन वहीं जब ये जो प्राकृतिक व्यायाम होता है, प्राकृतिक व्यायाम के द्वारा जब हम अपनी मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाते हैं तो फिर हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्द को सहन करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा दर्द को सहन करने की वजह से हमारी मांसपेशियाँ हैं जो हैं वह अंदर से विकसित होती चली जाती हैं। क्योंकि व्यायाम के द्वारा ही हमने इतने सारे दर्द को सह लिया है, इसलिए बलशाली प्रदर्शन के दौरान यदि हमारी छाती पर 500 किलो का वजन पत्थर भी रखा हो तो भी वह जो दर्द हो रहा है वह लगभग हमें ना के बराबर ही महसूस होता है। इसीलिए उस समय के जितने भी शक्तिशाली पुरुष थे वह इन शक्तिशाली बल प्रदर्शन को बड़ी ही आसानी से कर लेते थे, क्योंकि इससे पहले वह व्यायाम ही ऐसा करते थे जिस वजह से उनकी जो इच्छा शक्ति थी वह काफ़ी प्रबल हो जाती थी, वह किसी भी व्यसन में नहीं होते थे, और तो और जो उनकी मेंटल स्टेट होती थी वह बहुत ही हायर लेवल की होती थी। इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि यदि प्राकृतिक व्यायाम के द्वारा हम व्यायाम करते हैं और खुद को शक्तिशाली बनाते हैं तो फिर हमारा शरीर तो शक्तिशाली बन ही रहा होता है, साथ में हमारी इच्छा शक्ति और हमारी कंसंट्रेशन की पावर भी बढ़ रही होती है। क्योंकि आपने स्वयं देखा होगा कि राममूर्ति व्यायाम के द्वारा हमारा कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम अपने शरीर पर ही फोकस रख पाते हैं, हमें किसी और का विचार आता ही नहीं है। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है और यह हमेशा होता ही होता है, क्योंकि व्यायाम के द्वारा हम सिर्फ
ताकत लगाने पर ध्यान देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा शक्ति लगाने पर ध्यान देते हैं। जैसे ही हमारा शरीर ढीला पड़ जाता है वैसे फिर हम ताकत लगाकर अपने शरीर को टाइट करते हुए व्यायाम को करते हैं। तो इस तरह से जास जो थे उन्होंने अपना इतना अभ्यास कर लिया था कि वह कीलों के तख्ते पर लेटे हुए हैं और उनकी छाती पर 500 किलो भारी पत्थर रखा हुआ है और उस पत्थर को वह 3 शक्तिशाली पहलवानों के द्वारा हथौड़े की चोट से उस पत्थर को तोड़वा देते हैं। लेकिन जास कहते हैं कि घोड़े को अपनी ताकत के बल से रोकना और 500 किलो वजनी पत्थर को अपनी छाती पर रखकर तोड़वा देना यह कोई बड़ी बात नहीं थी। जास जो हैं वह उस समय के शक्तिशाली पुरुष हैं और वहाँ उस समय ऐसे शक्तिशाली पुरुष हैं जिनका सर्कस देखने के लिए और भी व्यक्ति वहाँ पर जाते हैं। तो फिर जास उस समय का वातावरण को महसूस करते हुए, उस समय के वातावरण को देखते हुए जास कहते हैं कि यह जो शक्तिशाली बल प्रदर्शन मैं दिखा रहा हूँ यह काफ़ी नहीं है लोगों को आकर्षित करने के लिए, क्योंकि लोग तो हैं जिन्होंने जगह जगह के शक्तिशाली बल प्रदर्शन देखे हैं। तो फिर जास यदि यहाँ पर पत्थर तोड़ भी देंगे तो फिर कौन सी बड़ी बात है। यदि जास अपनी हाथों की ताकत से घोड़े को रोक भी देंगे तो भी कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि आज का समय हमारा समय है। और हम यदि ऐसी चीज़ों की कल्पना करें कि एक व्यक्ति अपनी छाती पर 500 किलो का पत्थर रखकर तोड़वाता है तो फिर यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि हमारे आसपास ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो यह शक्तिशाली बल प्रदर्शन कर सके। लेकिन जास के समय में तो ऐसे काफ़ी शक्तिशाली पुरुष थे जो इस शक्तिशाली बल प्रदर्शन को बड़ी ही आसानी से कर सकते थे। इसलिए जास कहते हैं कि यह शक्तिशाली बल प्रदर्शन काफ़ी नहीं थे। लोगों को अधिक से अधिक आकर्षित करने के लिए मुझे कुछ और ऐसा करना होगा जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्कस की तरफ आकर्षित हो। तो इसके लिए उन्होंने तीसरा बल प्रदर्शन करने का सोचा। उन्होंने 2 बल प्रदर्शन का तो अभ्यास किया, पहला घोड़े को रोकने वाला और दूसरा छाती पर भारी पत्थर रखकर तोड़वाना। तीसरा उन्होंने सोचा कि जो दांत हैं दांतों के बल से भारी वजन को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाए। तो फिर जास इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर देने लगे थे कि कुछ ऐसा करूं जिस वजह से व्यक्ति इस शक्तिशाली बल प्रदर्शन को देखें और सर्कस में अधिक से अधिक आकर्षक हो। तो फिर इसके लिए उन्होंने 220 किलो भारी बीम को, ये जो लोहे की जो बीम होती है उसका वजन 220 किलो था, उस 220 किलो भारी वजन को उन्होंने दांतों से उठाया और दांतों से उठाकर वह उस वजन को 2 मीटर की दूरी तक ले जाने का अभ्यास कर रहे थे। तो अब आप खुद सोचो कि कहाँ 220 किलो भारी वजन, उसको जास दांतों से उठाएंगे और उसको 2 मीटर तक अपना बल लगाकर आगे की तरफ बढ़ेंगे। यह एक तरह का शक्तिशाली बल प्रदर्शन है और इसकी ये जो फोटो है यह आप यहाँ पर देख सकते हो कि जास ने दांतों से इस भारी बीम को किस तरह से पकड़ रखा है और इस बीम का वजन 220 किलो है। तो जास यही शक्तिशाली बल प्रदर्शन करने की कहते हैं कि वह ऐसा शक्तिशाली बल प्रदर्शन करेंगे कि वह लोगों को अधिक से अधिक अपनी ओर आकर्षित कर सके। इसीलिए उन्होंने इस 220 किलो वजन को दांतों के बल से उठाया और इसको 2 मीटर की दूरी तक आगे ले जाने का अभ्यास कर रहे थे, क्योंकि यह बल प्रदर्शन सच में लोगों को आकर्षक लग सकता था। क्योंकि कोई साधारण सा व्यक्ति 220 किलो को दांतों से उठा रहा है और दांतों से उठाने का मतलब ये है कि यह व्यक्ति सच में शक्तिशाली है। और जब ऐसी चर्चा पूरे क्षेत्र में फैलेगी तो फिर अधिक से अधिक व्यक्ति इस जीवित व्यक्ति को, दांतों से इतने भारी वजन उठाने वाले व्यक्ति को देखने के लिए अधिक से अधिक भीड़ सर्कस में उमड़ पड़ेगी। इसलिए जास ने विचार किया कि 220 किलो भारी बीम को मैं अपने दांतों के बल से उठाऊंगा और इसको कुछ दूरी तक लेकर भी जाऊंगा। इसके अलावा जास ने चौथा बल प्रदर्शन सोचा और चौथा बल प्रदर्शन ये था कि वह भारी बीम को दांतों के बल से तो उठाएंगे ही, लेकिन वह स्वयं उल्टे लटक जाएंगे और स्वयं उल्टे लटकने के बाद उस भारी बीम को दांतों के बल से उठाएंगे। और जास कहते हैं कि मैंने ये जो विचार किया था, ये जो शक्तिशाली बल प्रदर्शन का विचार किया था, यह काफ़ी शानदार रहा। क्योंकि इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जास किस तरह से उल्टे लटके हुए हैं और उन्होंने दांतों से इतने भारी बीम को पकड़ रखा है। और ऐसा दृश्य लोगों को सच में बहुत ही पसंद आया। अधिक से अधिक लोग इस बल प्रदर्शन को देखने के लिए आए, क्योंकि जास पहले भी यह बल प्रदर्शन कर चुके थे। इसलिए जास को पता था कि मेरा यह बल प्रदर्शन काफ़ी शानदार निकलेगा।